अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मोहम्मद मुनीर कृषि टीचर। आज हमारा जो टॉपिक है वो 10th क्लास की चैप्टर फर्स्ट में लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो इक्वल हो जाती है रिवर्स रिएक्शन के, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। आज हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ क्या करते हैं जी? इट डिस्क्राइब ए रिलेशन। ये लॉ एक रिलेशन डिस्क्राइब करता है किसके दरमियान? बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ये लॉ रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करता है किसके साथ? विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ क्या करता है? रिलेट करता है। कल आपने केमिकल इक्विलिब्रियम की दो डिफिनेशन पढ़ी थी, एक कंसंट्रेशन के हिसाब से जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए फिर भी केमिकल इक्विलिब्रियम में, और एक रेट के हिसाब से कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो ये लॉ दोनों जो टर्म्स हैं आपस में रिलेट करता है, कंसंट्रेशन को किसके साथ? रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। तो ये लॉ कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन। तो हमने पढ़ा था कि कल के लास्ट लेक्चर में कि रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक वो रिएक्शन होता है जिसमें फॉर एग्जांपल ए और बी रिएक्टेंट है, दे रिएक्ट एंड दे प्रोड्यूस प्रोडक्ट सी एंड डी। और दूसरा वो रिएक्शन होता है जिसमें सी और डी की क्या हो जाती है? ब्रेकडाउन हो जाती है। सी और डी दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? ए और बी में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। जब ए और बी सी डी में कन्वर्ट होते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। और जब सी और डी जो प्रोडक्ट है दोबारा ये ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, ये ए और बी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है? ये कौन सा? रिवर्स रिएक्शन है। तो लॉ के तहत मास एक्शन कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो रिएक्शन आगे जा रहा होता है फॉरवर्ड वाला रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा यहाँ पर कि ए और बी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सी और डी। तो लॉ कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये ए और बी की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये किसको शो कर रहा है? कंसंट्रेशन को शो कर रहा है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए और बी ये जो आपके पास दो रिएक्टेंट है इनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, जो रिएक्शन पीछे आ रहा है, रिवर्स रिएक्शन कौन सा हो गया? जिसमें सी और डी जो है आपस में रिएक्ट करके दोबारा क्या बनाते हैं? ए और बी। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये जो है इस लॉ के मुताबिक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी कंसंट्रेशन के? सी की कंसंट्रेशन के और डी की, दोनों जो रिएक्टेंट है जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन के। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है ये डिपेंड करती है ए और बी की कंसंट्रेशन के, और जो रिएक्शन रिवर्स आ रहा होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? सी और डी की कंसंट्रेशन के। तो ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसको अगर हम खत्म करें तो खत्म करने के क्या हो जाएगा जी? ये रेट इधर जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आप शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं ना, इस तरह आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन इनटू बी की कंसंट्रेशन। और साइन ऑफ प्रोपोर्शन खत्म करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जल्दी से खत्म करें क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, कौन सा? के। और यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन अपनी जगह और बी की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? अपनी जगह आ जाएगी। ये हमारे पास, इसको हम जूम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को आप अगर लिखना चाहें तो क्या होगा? ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो यहाँ पर ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको खत्म करके हम क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होगा? के। इसलिए ये आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 1 क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी के। आरएफ से मुराद हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड, ए और बी के हो गए रिएक्टेंट। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रिएक्टेंट आपस में उतने ज्यादा मिक्स होंगे, कंबाइन होंगे और उतनी ज्यादा किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। इसलिए आगे जो रिएक्शन जाता है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर। जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी ज्यादा होगी, उतने प्रोडक्ट के आगे जाने के चांसेस ज्यादा है। और जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी ए और बी, यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी, इनकी कॉम्बिनेशन के चांसेस कम होंगे, रिएक्शन के आगे जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इसी तरह ये आपके पास क्या है, रेट और रिवर्स रिएक्शन है, ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट पर नहीं करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पर। जितनी प्रोडक्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट उतने एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे। जितने कंबाइन होंगे उनके रिएक्शन के दोबारा रिवर्स होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, उतने ज्यादा हो जाएंगे। तो सी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिपेंड करता है सी और डी यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शन के रिवर्स होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी, रिएक्शन के रिवर्स होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, उतने ज्यादा कम हो जाएंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ने के लिए हमें केमिकल इक्विलिब्रियम की डिफिनेशन आना भी जरूरी है। केमिकल इक्विलिब्रियम की 2 डिफिनेशन पढ़ी थी हमने। एक कौन सी पढ़ी थी, वो पॉइंट जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये किसे शो कर रहा है, कंसंट्रेशन को, मोलर कंसंट्रेशन को। और कंसंट्रेशन आपको पढ़ा है 9th क्लास में कि जो कंसंट्रेशन होती है किसको कहते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी एक डिफिनेशन क्या होगी कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाएगी इसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। और केमिकल इक्विलिब्रियम की दूसरी डिफिनेशन क्या पड़ी थी कि जिसमें वो पॉइंट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगी इसके रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। यहाँ हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं। ये आपके पास आपकी कौन सी इक्वेशन 3 होगी। पहली इक्वेशन क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो इक्वेशन है ये आपके पास आ गई पहली इक्वेशन। रिवर्स रिएक्शन की जो इक्वेशन आ गई कौन सी आ गई, दूसरी। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन। अच्छा, के यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ आप एफ लगा लें, रिवर्स रिएक्शन के साथ आप क्या लगा लें, आर लगा लें। अभी ये जो वैल्यूज है कि आर एफ और के आर आर की जो वैल्यूज है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, इनको हमने पुट करना है किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 जो केमिकल इक्विलिब्रियम की डिफिनेशन है इसके अंदर हमें क्या करना है, पुट करना है। तो आर एफ की जगह इसकी वैल्यू लिखनी क्या है, आर एफ किसकी जगह, के एफ ए की कंसंट्रेशन इनटू बी की कंसंट्रेशन। और इसकी आर आर की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या है कि के आर सी की कंसंट्रेशन इनटू डी की कंसंट्रेशन। अगर हम तीनों इक्वेशन को दोबारा लिखें तो क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन क्या होगी, ये होगा के एफ ए की कंसंट्रेशन इनटू बी की कंसंट्रेशन। और रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन क्या है, आर आर इक्वल टू के आर सी की कंसंट्रेशन इनटू डी की कंसंट्रेशन। इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन क्या होगी, 2 हो गई। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है जी, केमिकल की डिफिनेशन आर एफ इक्वल टू आर आर। इस पार्ट में क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 3। अभी आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 की वैल्यूज को इसके अंदर क्या करना है, पुट करना है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, आर एफ की जगह इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, के एफ ए की कंसंट्रेशन इनटू बी की कंसंट्रेशन। और आर आर की जगह इसकी वैल्यू पुट करें, के आर सी की कंसंट्रेशन इनटू डी की कंसंट्रेशन। अब के एफ इधर है, के आर इधर है, के एफ इधर, के आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस तरफ ले आए इक्वेशन के, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा के एफ डिवाइडेड बाय इधर क्या आ जाएगा, के आर इक्वल टू ये कंसंट्रेशन सी डी की कंसंट्रेशन इधर है, ए और बी की कंसंट्रेशन इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम इक्वेशन को इस तरफ ले जाएंगे, इसको इसके नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड। यानी दोनों जो कांस्टेंट है एक साथ आ जाएंगे और दोनों जो कंसंट्रेशन है वो एक साथ आ जाएंगे, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सी एंड डी की कंसंट्रेशन अपनी जगह यहाँ पर ही है, ये ए और बी की कंसंट्रेशन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, इसको नीचे लाकर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो कांस्टेंट दोनों थे वो एक तरफ आ गए, के एफ ऑलरेडी इधर था, के आर को नीचे ले आया, के एफ नीचे डिवाइडेड हो जाएगा के आर पर। और सी डी अपनी जगह था, ए बी इधर, ए और बी की कंसंट्रेशन इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसको नीचे आ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो अभी
KF क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट। KR क्या चीज है? रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट। ये हमें मिली थी फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन से और KR हमें मिला था रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन से। अभी जब फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट को रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट पर आप डिवाइड करेंगे, आपको एक नया कांस्टेंट मिलेगा, उसका नाम क्या है? KF को KR पर डिवाइड करेंगे, एक नया कांस्टेंट मिलेगा, उसका नाम क्या है? KC। और KC किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल हो जाएगा? C इंटू डी की कंसंट्रेशन और A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन। ये हमारे पास आ जाएगी लॉ ऑफ मास एक्शन की इक्वेशन। इक्वेशन क्या शो कर रही है? KC क्या चीज है? जब हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट को रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट पर डिवाइड किया, हमें एक नया कांस्टेंट मिला, उसका नाम क्या है? KC। और KC को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये किससे इक्वल है? इक्वेशन के जरिए हमने प्रूव किया है इक्वल है C की कंसंट्रेशन के, D की कंसंट्रेशन के और डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन के और B की कंसंट्रेशन के। C और D क्या है इस रिएक्शन में? C और D जब हमने एक रिएक्शन लिखा था तो C और D क्या चीज है? A और B रिएक्टेंट है और C और D क्या चीज है? प्रोडक्ट है। तो खुलासा ये है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये किसके बराबर होता है? ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, C और D क्या चीज है? प्रोडक्ट है, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। जरूरी नहीं कि सारे रिएक्शन यही हो, ये हर रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू जो इक्वेशन है यही होगी। KC किस इक्वल होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। यहाँ पर हमने एग्जांपल ली थी AB इंटू CD, तो उसके हिसाब से इक्वेशन को हमने ड्राइव किया। KC किस इक्वल आ गया? C इंटू D यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन के। ये जो KC है इसको कहते हैं कि चैप्टर के हिसाब से क्या, चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो KC का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी फिर आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, ये हमें नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। KC किस लिए इस्तेमाल होता है, इसकी वैल्यू से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये एक जनरल टाइप का रिएक्शन लिखा था। इसके अलावा भी आप कोई भी केमिस्ट्री का कोई रिएक्शन ले लें, फॉर एग्जांपल आप ये रिएक्शन लिख लें, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड दे प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये केमिस्ट्री का रिएक्शन है कि हेबल प्रोसेस है कि नाइट्रोजन के 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है और अमोनिया कितने मोल बनते हैं? 2 मोल। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है, और अमोनिया जो आपके पास है वो क्या चीज है? प्रोडक्ट। तो इसके लिए KC कैसे लिखेंगे? इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए कैसे डिस्क्राइब करेंगे? यहाँ पर भी दो रिएक्शन हो रहे हैं। पहला रिएक्शन क्या है कि नाइट्रोजन, एक रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है और एक रिएक्शन कौन सा? रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं? अमोनिया का 2 मोल बना रहे हैं। और रिवर्स रिएक्शन क्या है? ये अमोनिया दोबारा क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है और ये तो क्या बना देता है? आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपको दोबारा मिल जाते हैं। ये आपके पास हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आपके पास हो गया कौन सा रिएक्शन? रिवर्स रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वाला जो रिएक्शन है ये डिपेंड करता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पर, और ये वाला जो रिएक्शन रिवर्स हो रहा है ये किस पर डिपेंड करता है? ये अमोनिया की कंसंट्रेशन पर। तो कैसे लिखेंगे हम? RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी? नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन के और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के। ठीक है। और जो रिवर्स रिएक्शन है ये वाला, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अमोनिया की कंसंट्रेशन पर। अच्छा, यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने मोल है? एक ही लिखा। यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 मोल है, तो हाइड्रोजन का फार्मूला H2 लिखकर उसको जो 3 मोल है ये ब्रैकेट के ऊपर लिख लेंगे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है कैसे शो कर रहे हैं कंसंट्रेशन को। और 3 क्या चीज है? ये जो इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स था, जरा केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंस होने के लिए हमने इसको यहाँ पर 3 लगाया, तो 3 नंबर ऑफ मोल्स है, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे। और यही बात अमोनिया की, इसमें अमोनिया के 2 मोल है, तो यहाँ अमोनिया के ऊपर कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट है। अभी ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनल को आप क्या करें? खत्म करें। तो कैसे हो जाएगा? ये RF अपनी जगह होगा, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए आप क्या ले जाएंगे? K इधर आ जाएगा N2 की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन। और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर R अपनी जगह है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शन खत्म करेंगे, क्या आ जाएगा? K
और इधर आ जाएगा किसी कंसंट्रेशन अमोनिया की कंसंट्रेशन, ऊपर कितने मोल है 2 मोल। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। बल्कि इसके लिए ये जनरल टाइप की केमिस्ट्री के इक्वेशन लिखते हैं। नाइट्रोजन के 1 मोल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ, तो अमोनिया के कितने मोल मिलते हैं 2 मोल। तो इसके इस यहाँ पर 2 रिएक्शन हो रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, और रिवर्स रिएक्शन क्या है, अमोनिया की ब्रेक डाउन हो रही है, दोबारा क्या बना रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो क्या फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है किस पर, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन पर और किसी कंसंट्रेशन पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पर। हाइड्रोजन की यहाँ पर नाइट्रोजन के 1 मोल है, तो इसके साथ हम ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 मोल है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ तो क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे। इसी तरह जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है RR, वो डिपेंड करता है किसी कंसंट्रेशन पर, अमोनिया की कंसंट्रेशन पर। तो अमोनिया के कितने मोल है केमिकल इक्वेशन में, हमारे पास 2 मोल है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 मोल। ये आपके पास अभी ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसको खत्म करना है, तो खत्म कैसे करेंगे, RF को इधर छोड़ेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शन खत्म करके यहाँ पर क्या लगा लेंगे बस, और बाकी N2 की कंसंट्रेशन अपनी जगह और H2 की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, अपनी जगह आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर इसको खत्म करें, RR साइन ऑफ प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा K, बाकी अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, अपनी जगह आ जाएगा। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1, ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2। फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन ये, तो ज़ाहिर है कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ आप यहाँ पर F लगा लें, रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट के साथ यहाँ पर आप क्या लगा लें, R लगा लें। तो अभी क्या करेंगे हम जी, केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन है, वो पॉइंट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। RF फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, RR से मुराद क्या हो गया, रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी हम इनकी वैल्यूज यहाँ से पुट करेंगे। RF की जगह क्या वैल्यू है जी, KF N2 की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन, और RR की जगह क्या है जी, अमोनिया की कंसंट्रेशन। KR सिर्फ किसी कंसंट्रेशन, अमोनिया की कंसंट्रेशन। RF की वैल्यू यहां से उठाई, यहां पर इसके अंदर ऐड कर दी, और RR की वैल्यू यहां से पिक की, इसके अंदर ऐड कर दी। तो क्या करेंगे, अभी ये कांस्टेंट एक इधर है, कांस्टेंट इधर है, दोनों कांस्टेंट को एक तरफ लिख लेते हैं, और एक कंसंट्रेशन इधर है प्रोडक्ट की, और एक कंसंट्रेशन किस तरफ ले जाते हैं। तो KF इधर ही है, KR इसके नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अमोनिया की कंसंट्रेशन इधर ही है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इस तरफ थे, इसको हम इधर जाकर क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये दोनों कांस्टेंट एक तरफ आ गए इक्वेशन के, दोनों जो कंसंट्रेशन थे एक तरफ आ गए। K फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, KR रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है, इसको इसके लिए डिवाइड करेंगे, नया कांस्टेंट मिलेगा, उसका नाम क्या है, KC। इसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, अमोनिया की कंसंट्रेशन के और किसकी कंसंट्रेशन के, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के। अमोनिया यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट। तो सभी क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम किस इक्वल होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या था, C&D, C और D प्रोडक्ट था, तो KC किस इक्वल था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A और B क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पर KC किस इक्वल है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। कोई भी रिएक्शन होगा तो KC किस इक्वल होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है जी, शुक्रिया।